जोहार झारखंड। मैं प्रताश कुमार झा, पीजीटी टीचर +2 स्कूल साड़वा। आज मैं हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 19 में सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ के बारे में टू द पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और जैक रांची के द्वारा ली जाने वाली इंटरमीडिएट में, हिस्ट्री ऑप्शनल में और डिग्री कॉलेज में भी जो हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं उनके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। पहला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है, लॉकडाउन के दौरान 18 मई 2020 को जो लॉकडाउन 4.0 चला था, 55वां दिन था और आज 14 अक्टूबर 2020 है। और यह मेरा जो YouTube पर जो वीडियो है वह आप कभी भी देख सकते हैं और उससे अपने ज्ञान को में वृद्धि कर सकते हैं। महापाषाणिकी मेगालिथिक प्रायद्वीप कावेरी डेल्टा अंचल में ईसा पूर्व 2री सदी में पहुंची। प्रायद्वीप के उच्च भागों में महापाषाण निर्माता मेगालिथ बिल्डर बसते थे। उनके कब्र महापाषाण मेगालिथ कहलाते थे। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के अस्थि पंजर के साथ मृतभांड और लोहे की वस्तुएं मिले, लाल मृतभांड मिले। महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। इनका जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक कायम रही मालूम पड़ती है। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित चोल, पांड्य और केरल पुत्र चेर शायद भौतिक संस्कृति के उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। महापाषाणिक लोग जो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहते थे वे मृतकों अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। यह कलश समाधान, अर्न, बेरियल परिपाटी, पत्थर के ढेरों वाले ताबूत समाधान या दर्त समाधान, शिष्ट बोरियल या शिष्ट बेरियल, पितृ बेरियल की परिपाटी से भिन्न है, जो कृष्णा गोदावरी घाटी में प्रचलन में थी। दक्षिणा पथ अर्थात दक्षिण तो जाने वाले रास्ता उत्तर वालों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्हें सोना, मोती और विविध रत्न प्राप्त होते थे। अशोक के अभिलेख में साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोलों, पांड्यों, केरल पुत्रों और क्षत्रिय पुत्रों का उल्लेख है। चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ साथ बढ़ते हुए व्यापार का हाथ था। प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है 3 राज्यों में विभक्त था, चोल, पांड्य और चेर या केरल। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है। उनका राज्य मोतियों के लिए मशहूर था। पांड्य राज तमिलनाडु के आधुनिक
तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरा जिले शामिल हैं। उसकी राजधानी मदुरा थी। ईसा की आरंभिक सदियों में तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में, जो संदम नाम से विख्यात है, पांड्य राजाओं का उल्लेख है, किंतु उसमें कोई क्रमबद्ध विवरण नहीं है। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम या तोरोमंडल कहलाता था। यह पेन्नार और बेल्लार नदियों के बीच में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उदियूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। ईसा की दूसरी सदी में उनके प्रख्यात राजा तरतल से चोलों का सुनिश्चित इतिहास का पता चलता है। उसने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है, जो चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था और उसका दोदीबाड़ा डॉक बहुत विशाल था। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। उनके पास कुशल नौसेना भी थी। ईसा की 4वीं से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। चेरों की प्रगति रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण हुई। चेर विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे। उरियेरू अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अत्यंत प्राचीन समय से ही तमिल लोग एत और मिस्र और अरब के यूनानी राज तथा दूसरी ओर मलय द्वीप समूह और वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते और मांस खाते थे। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनाडी की उपाधि दी जाती थी। चोल और पांड्य दोनों राज्य में असैनिक और सैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर बल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे। शासक वर्ग तो अरसर कहा जाता था और उस वर्ग के लोगों को बल्लालों से वैवाहिक संबंध होता था, जबकि बल्लाल चौथी जाति में आते थे। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग तरेसियर करते थे, जिनकी हैसियत
करीब करीब गुलामों जैसी थी। पेरियार लोग खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की थाल या चर्म का काम करते थे और चटाई के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मरुदन थे, जो आरंभिक मध्य काल में सुब्रह्मण्यम या सुब्रह्मण्यम कहलाने लगे। संगम साहित्य 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के बीच संकलित किया गया। संगम साहित्य के दो समूहों में बांटा जा सकता है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलनतंतु अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते थे। इनमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं, 8 पद संकलन और 10 ग्राम गीत। उपदेशात्मक ग्रंथ मेलतंतु अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। आख्यानात्मक ग्रंथों तो वीर गाथा काव्य कहते हैं, जिनमें वीर पुरुषों की कीर्ति गाई गई और निरंतर चल रहे युद्ध और पशु हरणों का बारंबार उल्लेख है। तमिल लोग आरंभ में पशुचारक थे। आरंभिक महापाषाण जीवन का आभास संगम साहित्य में मिलता है। सबसे पुराने महापाषाणिक लोग मूलतः पशुचारक, शिकारी या मछुए मालूम होते हैं। हालांकि वे चावल भी पैदा करते थे। तोल्काप्पियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। तमिल हास्य काव्य शिल्पादितारम और मथीमतेले की रचना ईसा की 6वीं सदी में हुई। शिल्पादितरम महाकाव्य तो तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। शिल्पादितरम की रचयिता संभवतः जैन थे। प्राचीन भारत में शतों, तुसानों और सातवाहनों 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तथा प्रथम तमिल राज्यों में शिल्प और वाणिज्य चरम उत्कर्ष पर था। मौर्य पूर्व काल में दिव्य निकाय में लगभग 34 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। मिलिंद पन्नों या मिलिंद प्रश्न में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंध हैं। शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे और उनके संगठन का नाम श्रेणी था। अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र में तथा पश्चिमी ढक्कन में जमे थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर पड़ते थे। सौदागर और शिल्पी दोनों उच्च, नीच और मध्य कोटियों में बटे थे। श्रेष्ठी निगम का प्रमुख सौदागर होता था और चारवां का नेता सार्थ व सौदागरों के संघ का प्रधान था। छोटे मोटे सौदागरों तो वणिक कहलाते थे। आज का पार्ट 19 वन लाइनर यहीं तक। धन्यवाद।